Good morning, student. Today we will discuss on nomenclature of alkanes and cycloalkanes. इसका पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था, जिसमें जनरल रूल्स थे। फिर इसके पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ अदर डिस्कशन किए रिलेटेड के कैसे सब्स्टिट्यूशंस को नेमिंग करना है, कैसे हमको पेरेंट चेन फाइंड करनी है। इसके अलावा एक पूरा सेट था रूल का, जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स पार्ट 2। जैसा हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था कि उसमें एक रूल का सेट दिया हुआ था। उस सेट को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आगे जो चीज़ें हैं उसको हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो नेमिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, ग्रुप सी सब्स्टिट्यूशन ओनली। ग्रुप सी में जैसे एल्किल ग्रुप था, उसमें क्लोरो ब्रोमो ये सब कंपाउंड्स थे, इनकी बात हो रही है। आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं ताकि ये चीज़ समझ में आए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम ग्रुप सी आर नेम्ड फॉलोइंग दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। यहाँ पर जो स्टेप्स दिए जा रहे हैं, इसी सीक्वेंस में हम नेमिंग करते हैं बेसिकली जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स के लिए ये रूल दिया जा रहा है, बट ये सभी के लिए जितने भी कंपाउंड्स होंगे ऑर्गेनिक, उनकी नेमिंग में ये रूल्स जो हैं एज इट इज़ ही रहते हैं। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो है वो जैसे जैसे उसमें सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एडिशन होते हैं, चेन में जो भी उसमें चेंजमेंट आते हैं, उसके आधार पर उनमें रूल्स में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। बाकी अगर हम बेसिक रूल की बात करें तो वो यही होता है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप 1 देखिए, फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, डिटरमाइन द रूट नेम फॉर दिस पेरेंट चेन। इन साइक्लिक कंपाउंड्स द रिंग इज यूजुअली कंसीडर्ड द पेरेंट चेन unless it is attached to a longer chain of carbons. Indicate a ring with the prefix cyclo before the root name. When there are two longest chain of equal length, use the chain with the greater number of substituents. पहले रूल में ये कहा गया है कि आपको सबसे लंबी कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना है। एक स्ट्रेट चेन अगर कंपाउंड है, एक मतलब साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, वो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो उसमें हम लोगों को ये देखना है कि सबसे लंबी चेन कौन सी हो सकती है। यानी कार्बन कंटेनिंग, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इस तरीके की इस नंबरिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सर्च करेंगे और उसको रूट वर्ड, हम लोगों ने अपने पहले रूल में हम लोगों ने देखा था रूट वर्ड, तो रूट वर्ड की तरह उसको कंसीडर करेंगे या पेरेंट चेन कहेंगे। अब अगर इसमें किसी भी तरीके से जो स्ट्रेट चेन है वो रिंग में आ जाए, तो रिंग के केस में क्या है कि अगर उसमें किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन है और उसमें उस सब्स्टिट्यूशन में अगर कार्बन की जो चेन है या कार्बन के जो नंबर्स हैं वो रिंग के नंबर से ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर ये जो रिंग है ये सब्स्टिट्यूशन बन जाएगी। अदरवाइज रिंग जो है वो पेरेंट चेन काउंट होगी। इसी तरह अगर मान लीजिए पेरेंट चेन और जो सब्स्टिट्यूशन है दोनों में ही कार्बन का जो नंबर है, कार्बन की जो संख्या है वो बराबर है, तो इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए होंगे, उसको हम एज अ पेरेंट चेन काउंट करेंगे। और जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होंगे इसमें रूट वर्ड से ठीक पहले साइक्लो लग जाएगा। अब अगर इसको एग्जांपल से समझना चाहें, मान लीजिए एक चेन है जो CH2 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 CH3, तो इस तरीके की अगर कोई चेन है 4 कार्बन की या 5 कार्बन की स्ट्रेट जुड़ी हुई है, तो इसमें इसको अगर हम काउंट करेंगे तो ये 5 कार्बन की चेन है मान लीजिए,
या 4 कार्बन की चेन है तो उसे हम अपने जो हम लोगों ने रूट वर्ड ऊपर देखे हैं, 4 कार्बन की चेन को ब्यूटेन, 5 कार्बन की चेन को पेंटेन, तो वही नाम दे देंगे। इसी में जब साइक्लिक रिंग आ जाती है तो साइक्लिक रिंग के केस में क्या हो जाएगा कि सेम उसी तरह हम काउंट करेंगे। मान लीजिए 4 कार्बन, एक स्क्वायर बना हुआ है, इसमें 4 कार्बन होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम, वैसे तो देखा जाए ब्यूटेन है, बट ये एक रिंग स्ट्रक्चर में इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसके पहले एक प्रेफिक्स साइक्लो जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। अब स्टेप 2 में आते हैं। नंबर द चेन इन द डायरेक्शन सच दैट द पोजीशन नंबर ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इज द स्मॉलर नंबर। If the first substituent from either end have the same number, then number so that the second substituent has the smaller number. अब क्या है कि हमारी चेन एकदम स्ट्रेट है। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है, देखिए अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में जो जुड़े हुए उनमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो आप किसी भी तरफ से नंबरिंग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी किसी भी एंड से। लेकिन जब उसमें सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन जैसे अभी हमने एथिल, मेथिल, प्रोपाइल, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरोहाइड, इस तरीके के जो सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, तो जब सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो हम उस एंड से नंबरिंग करेंगे जिधर से इन सब्स्टिट्यूशन को सबसे कम नंबर मिले। इससे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने बात की, कम नंबर का मतलब नंबरिंग हमेशा 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे प्रोसीड करती है। तो जब हम चेन की नंबरिंग करेंगे तो उसमें हम उस एंड से नंबरिंग करेंगे जहाँ से इस सब्स्टिट्यूशन को हमको सबसे लोएस्ट नंबर मिले। अगर किसी केस में दोनों ही तरफ, यानी दोनों ही एंड से जो सब्स्टिट्यूशन है उसको सेम ही नंबर मिल रहा है, तो हम किसी तरफ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन बन रही है जहाँ पर दोनों ही एंड से सब्स्टिट्यूशन को सेम नंबर मिल रहा है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर कोई और सब्स्टिट्यूशन है, कोई और उसमें ग्रुप सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, तो उसको सबसे लोएस्ट नंबर उसको भी मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप किसी भी एंड से नंबरिंग करिए, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन है उसको इक्वल नंबर मिल रहा है। इसके बाद है अगला रूल, डिटरमाइन द नेम एंड पोजीशन नंबर ऑफ ईच सब्स्टिट्यूट। अब कह रहे हैं कि जो भी सब्स्टिट्यूशन उसमें जुड़े हुए हैं उनकी पोजीशन को बाय नंबर हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए पेरेंट चेन है 4 कार्बन की और इसमें दूसरे नंबर पर कोई सब्स्टिट्यूशन जुड़ा है, तो हम 2 और डैश लगा के उस सब्स्टिट्यूशन को लिखेंगे। मान लीजिए मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो 2 मिथिल बोल देंगे। इसके बाद स्टेप 4 है, इंडिकेट द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स बाय द प्रेफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा, पेंटा, ब्यूटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस तरीके से। इस रूल को अगर समझें तो मान लीजिए कोई पेरेंट चेन है, हमने देखी है 5 कार्बन की है, उसमें सब्स्टिट्यूशन जो है एक ही सब्स्टिट्यूशन है, वो अलग अलग कार्बन पे है। मान लीजिए मेथिल ग्रुप ही है, वो दूसरे, तीसरी और चौथे तीनों कंडीशन पे है, तो यहाँ पर हम ट्राई यूज़ करेंगे, यानी ट्राई मिथाइल। अगर 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो टाई मिथाइल, सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये उस जगह पे जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिकल हैं और एक से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके से यूज करेंगे। 5वां स्टेप है, प्लेस द पोजीशन नंबर एंड नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन ग्रुप इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिफोर the root name. In alphabetizing, ignore prefixes like sec, tertiary, dry, tri, etc. but include iso and cyclo. Always include a position number for each substituent regardless of redundancies. इसमें बताया गया है कि अब मान लीजिए कि किसी भी चेन में मेथिल भी जुड़ा है, एथिल भी जुड़ा है और प्रोपिल भी जुड़ा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में जब हम इसकी नंबरिंग करने जाएंगे तो पहला रूल तो यही रहेगा कि हमको जो भी सब्स्टिट्यूशन है उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाएगा, 1 2 3 करके जो भी है। इसके बाद जब हम इसको जब हम लिखने चलेंगे
तो हम ध्यान रखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जो सबसे पहले आता है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मेथिल है M, एथिल है E और प्रोपिल है P। अब इसमें हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली देखें तो E पहले आता है, तो इसका मतलब है एथिल पहले आ जाएगा। इसी तरह M और P यानी मेथाइल और प्रोपाइल में M पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो M पहले आ जाएगा, और प्रोपाइल P ये बाद में आएगा। अब इसका फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने पोजीशन में इसको 1 दे दिया है कि 2 दे दिया है कि 3 दे दिया है। मतलब पेरेंट चेन में अगर मान लीजिए प्रोपाइल को 1 दिया गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम इसको लिख रहे होंगे तो इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लास्ट में ही लिखेंगे। पहले हम लोग एथाइल और मेथाइल वाले को लिख लेंगे। और इसमें जो डाई, ट्राई, टेट्रा है, इस सब को हम इसको हम काउंट नहीं करेंगे कि डाई है तो ट्राई है तो टेट्रा है, मतलब ये लिखेंगे। लेकिन अगर डाई है तो डी से नहीं काउंट करेंगे कि नहीं अल्फ़ाबेटिकली में तो डी पहले आता है, ऐसा नहीं है। प्रोपाइल, मेथाइल, एथाइल, इसी सब्स्टिट्यूशन का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है हम इसी को देखेंगे। अब आइसो और साइक्लो ये शब्द जो हैं, ये जो प्रीफिक्सेस हैं, इनको हम जरूर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि साइक्लो तो आपकी जो रिंग बनी हुई है यानी कार्बन जो जुड़ रहा है उसकी पोजीशन को बताता है। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो यूज़ करना है। इसी तरह जो कार्बन जुड़ता है सब्स्टिट्यूशन के रूप में, कई बार जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो पहले कार्बन से जुड़ा है कि दूसरे कार्बन से जुड़ा है कि 3 कार्बन से जुड़ा है, इस पोजीशंस को बताने के लिए आइसो का यूज़ किया जाता है। तो ये 2 प्रीफिक्सेस जो हैं वो हमेशा इंक्लूड करेंगे, इसको हम लोग रखेंगे, बाकी जो हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो भी पोजीशंस होती हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, मतलब कहने का मतलब है कि 2 से ज़्यादा है, 3 है, यानी 1 1 है, यानी एक ही पे 2 जुड़े हैं मेथिल ग्रुप, तो उस पोजीशंस को हमें हमेशा बताना रहता है, उसको हम हमेशा इंक्लूड करेंगे। तो नॉर्मली इसको हम एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स के नेमिंग में देख सकते हैं, बट ये मोस्टली सभी कंपाउंड में इस तरीके से ही रूल्स चलते हैं। फर्दर जब हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे और आगे हम अभी इसमें और भी चीज़ें जानेंगे तो हमें ये सारे जो रूल्स हैं इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यही कोशिश करना है कि इन रूल्स को थोड़ा सा एडजस्ट करें अपने माइंड में, इनको समझें, ताकि ये रूल्स जो हैं आगे जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे आप इनके आधार पर नेमिंग करते जाएं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जो है वो बहुत ही एक लंबा टॉपिक है, प्लस साथ ही साथ इसमें बहुत सारा रूल्स होता है और जगह जगह ये चेंजिंग होते रहते हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले। अब देखिए एकदम छोटा सा एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जो रूल्स हमने आपको बताए उसको ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको बना हुआ दिख रहा है, इसको अगर आप देखें तो नॉर्मली आप क्या कहेंगे, ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है? अगर आप इसको ध्यान दें तो ये भले ये जिगजैग मॉडल में बना हुआ है, बट ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड ही है। इसमें पहले पॉइंट पे C जोड़िए, फिर जो दूसरी वर्टिसेस है उस पर C जोड़िए, फिर तीसरी पे C, चौथे पे C और पाँचवें पे C, यानी यहाँ पे 5 कार्बन जुड़ेंगे। बाकी जो उसकी वैलेंसी है उसको आप H से सैचुरेट कर दीजिए, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब अगर आप इसको देखें तो द कंपाउंड हैज़ 5 कार्बन्स विद नो मल्टीपल बॉन्ड्स, कहने का मतलब इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। देयरफॉर द फार्मूला इज C5H12 एंड बेस्ड ऑन द कॉमन नेम्स वी कैन सी दैट इट इज़ पेंटेन। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसे हम पेंटेन बोलेंगे। अपने नॉर्मल जो नेमिंग का हम लोगों ने पहला रूल एकदम सबसे पहले देखा था कि कार्बन कंटेनिंग जो है जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो उसके आधार पर ये पेंटेन है। आप देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारी पेरेंट चेन है उससे किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रांचिंग हो जाए, कोई भी उसमें अदर एल्किल ग्रुप या उसमें कोई हैलाइड जुड़ जाए, एल्किल हैलाइड जुड़ जाए, इस तरीके का जो भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं हो रही है, फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स अलग होते हैं। अब द कॉम्प्लिकेशंस एंड नीड फॉर रूल्स अराइज व्हेन द मॉलिक्यूल्स गेट ब्रांच्ड आउट।
फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ वी ऐड अ मैथिल ग्रुप टू पेंटेन। तो पहला हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा था वो नॉर्मल था, तो उसे पेंटेन बोल दिया। अब कॉम्प्लिकेशन की बात आ रही कि अगर उसमें कोई मैथिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तब आप उसको कैसे नेमिंग करेंगे। तो अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें आप स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो पहले की तरह ही है पेंटेन, बट इसमें एक ब्रांचिंग आ गई है। अब अगर हम लोग सबसे पहला जो हमारा रूल था कि उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढनी थी, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन वाली जो है वो लॉन्गेस्ट है। इसके अलावा अगर हम ये जो सब्स्टिट्यूशन वाली लाइन है इससे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 1 2 3 4 का ही बन रहा है, लेकिन जो हम लोगों ने जो सबसे पहला हमारा मॉडल था उसको अगर हम देखें तो ये 5 कार्बन का बन रहा है। तो सबसे पहले पेरेंट चेन तो यही हो गया। अब इसके बाद जो एक स्ट्रेट लाइन है वो इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो अब जो हमारा रूल कहता है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढने के बाद दूसरा ये होता है कि हमें नंबरिंग करनी पड़ती है, और किसी भी एंड से हम इसकी इस तरह नंबरिंग करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन है उसको हम लोवेस्ट नंबर दें। अब आप चाहे इसको राइट से नंबरिंग करिए और चाहे लेफ़्ट से नंबरिंग करिए। अगर आप राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तब भी आप देख सकते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है उसको तीसरी पोजीशन दी जा रही है। अगर आप लेफ़्ट से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, तब भी इसको तीसरी ही पोजीशन मिल रही है। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 3 मेथाइल पेंटेन। कि अदर जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सबसे पहले हमको जो सब्स्टिट्यूशन है उसकी पोजीशन बताना है 3, फिर डैश लगाएंगे। क्या है ये सब्स्टिट्यूशन? मेथिल। तो 3 मेथाइल और पेरेंट चेन पेंटेन। अब इसको जो सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने एक जनरल फार्मूला देखा था प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स वाला, उसको अगर आप ध्यान रखें, उसको एक बार याद करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उसी रूल पे बना हुआ है। प्रेफिक्सेस जितने भी सब्स्टिट्यूशन होते हैं, प्रेफिक्सेस में भी आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में आपका साइक्लो, प्राइमरी में आपके जो भी सब्स्टिट्यूशन होते हैं। इसी तरह रूट वर्ड, फिर सफिक्स में भी आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स हो जाता है। प्राइमरी सफिक्स आपका वो होगा जो कोई भी उसमें जैसे ब्यूट एल्कीन एल्काइन आ गए, और सेकेंडरी में उसका जो फंक्शन ग्रुप होता है। हालांकि आपको यहाँ पर खाली इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेथिल ग्रुप है तो वो सब्स्टिट्यूशन है, और सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपका प्रेफिक्स के ही उसमें जाएगा। तो उसके आधार पर आप अगर आप इसको देखें तो ये 3 मेथाइल पेंटेन बनेगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले आज हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन एंड एल्किल ग्रुप्स यानी जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं उन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि आगे चल के इन सब प्रॉब्लम से हम लोग गेट रीड हो जाएं, इससे छुटकारा मिल जाए हम लोगों को, बार बार दिक्कत ना हो। तो द सब्स्टिट्यूशन कैन बी ए कार्बन फ्रेगमेंट एंड दीज आर कॉल्ड एल्किल ग्रुप्स। जो सब्स्टिट्यूंट होते हैं वो कोई भी कार्बन का फ्रेगमेंट हो सकता है और इसे एल्किल ग्रुप्स कहते हैं, और एनी अदर फंक्शनल ग्रुप सच एज अ हैलाइड एंड OH, अ नाइट्रो ग्रुप एक्सेट्रा। तो सब्स्टिट्यूशन जो है जो हमारी रिंग है उसमें ये सारे जो हैं ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन को देखना चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो पेरेंट चेन है उसमें देखिए जो R है, R के रूप में जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसे हम एल्किल ग्रुप कहेंगे, और फंक्शनल ग्रुप के रूप में जैसे Cl, Br, OH, NO2 जो हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप देखा वो जुड़ा होगा। तो ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में होते हैं। जितना भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका सफिक्सेस में चला जाता है, और जितना भी ये सब्स्टिट्यूशन एल्किल ग्रुप है ये सब जो है आपका एज अ प्रेफिक्स में आ जाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एल्किल ग्रुप कैसे बनते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सबको पता है वो उनका स्पेसिफिक होता है, वो जिस पे जुड़ते हैं वो उसको अपनी प्रॉपर्टी देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एल्किल ग्रुप्स को देखेंगे। तो एल्किल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग एल्केन एंड आर नेम्ड बेस्ड ऑन दिस एल्केन बाय सिंपली चेंजिंग द एंडिंग फ्रॉम एन टू आइल। कह रहे हैं बेसिकली जो कार्बन कंटेनिंग जो फ्रेगमेंट होता है उसमें से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है
तो हमारा एल्किल ग्रुप बनता है। इसको अगर एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आप देख सकते हैं, एल्किल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन प्रोटॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथेन लिखा हुआ है CH4, फिर एथेन लिखा हुआ है, ठीक उसके नीचे आप देख सकते हैं प्रोपेन है। इन सब में से एक H निकाल दीजिए तो ये मेथिल, एथिल और प्रोपिल का रूप ले लेते हैं। और इसको बनाने का तरीका, मेथेन नॉर्मल जो इसका चेन का नेम है मेथेन, जब पूरी तरह से सैचुरेटेड है, मगर जैसे इसमें H निकल गया तो इसके लास्ट में YL जोड़ेंगे। तो जितना भी ये इधर एरो के इस तरफ राइट साइड में आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन निकलने के बाद ये मेथिल है। इसी तरह एथेन से एक H निकल गया, एथिल। इसी तरह प्रोपेन से एक H निकल गया तो ये प्रोपिल। क्योंकि जब भी ये रिंग से जुड़ते हैं तो कार्बन की वैलेंसी जो 4 होती है उसको पूरा करने के लिए एक H जो है वो निकलता है। इसी तरह सेकेंडरी, टर्सरी एंड आइसो प्रेफिक्सेस भी होते हैं। जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, इट इज़ पॉसिबल टू हैव डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स विद द सेम केमिकल फॉर्मूला। हम लोगों ने आइसोमर भी पढ़ा हुआ है। आइसोमर में हम लोगों ने देखा है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मगर उनका जो अरेंजमेंट होता है वो उनको स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है उसकी वजह से उनका नेम जो होता है चेंज हो जाता है। तो चेन में कई बार ये भी सब्स्टिट्यूशन आते हैं, तो इनको भी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से नेमिंग होंगे। तो अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो प्रोपिल अभी हम लोगों ने देखा है। प्रोपिल के अलावा आइसोप्रोपिल भी होता है। द डिफरेंस इज दैट इन द आइसोप्रोपिल ए हाइड्रोजन connected to a secondary carbon atom is removed and it is this secondary carbon that is connected to the parent chain. अगर आप लोग प्रोपिल या प्रोपेन का स्ट्रक्चर आपने देखा है तो उसमें जो राइट एंड पे कार्बन था और जो लेफ्ट एंड पे कार्बन था वो आपका प्राइमरी कह सकते हैं, प्राइमरी कार्बन है। उसके जो बीच में था वो सेकेंडरी कार्बन है। तो जब प्राइमरी जो कार्बन है उससे H निकलता है तो वो नॉर्मली प्रोपाइल होगा, या वहाँ पर किसी भी तरीके का सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो प्रोपाइल ही रहेगा, उसमें प्रोपाइल सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। लेकिन जब सेकेंडरी कार्बन एटम से जोड़ा जाता है किसी एल्किल ग्रुप को तो वो सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। कैसे, इसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल ग्रुप्स। देखिए इस प्रोपेन का स्ट्रक्चर है और CH3 CH2 CH3 है। अब इसमें अगर रिमूव वन प्रोटॉन करें, सेकेंडरी कार्बन से अगर वन प्रोटॉन निकलेगा तो ये आपका आइसोप्रोपिल बनेगा। लेकिन अगर प्राइमरी कार्बन से, चाहे वो राइट वाला हो चाहे लेफ्ट वाला हो, दोनों से जब वो निकलेगा वन प्रोटॉन तो उसे आप हमेशा प्रोपिल का ही नाम देंगे। इसी तरह ब्यूटिल group can also primary, secondary and tertiary. It will be very helpful to memorize all these groups, and below is a general scheme to visualize how the names of these alkyl groups are derived. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब नेमिंग करते हैं तो इसका बहुत ही इफ़ेक्ट होता है, तो इसके बारे में भी जान लेंगे कि कैसे ये सब्स्टिट्यूशन बनते हैं। बेसिकली जो ये आइसो और सेकेंडरी, टर्सरी, ये इस तरीके की जो सब्स्टिट्यूशन बनते हैं ये प्रोपाइल से ही स्टार्ट होते हैं या प्रोपेन से ही स्टार्ट होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि एक पेरेंट चेन आपको दिख रही है। अगर इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 अराउंड 25 के करीब पेरेंट चेन वाली कार्बन कंटेनिंग ये पेरेंट चेन है। अब इसमें बाकी सारी चीज़ें जो इसमें जुड़ी हुई है वो एज अ सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप इसके अलावा भी कोई लॉन्ग चेन ढूंढ सकते हैं तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो चाहे तो आप इसमें दूसरी भी लॉन्ग कार्बन चेन ढूंढ सकते हैं, एन ब्यूटाइल की तरफ से भी इसको नंबरिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम समझने के लिए इसको हम एक नॉर्मल चेन के रूप में पहले इसको देखते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला एन ब्यूटिल वाला यानी फर्स्ट कार्बन से जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पहले कार्बन से जो जुड़ा है तो इसको नॉर्मल
एन ब्यूटिल बोलेंगे। लेकिन अगर बीच के स्ट्रक्चर में जहाँ सेकेंड कार्बन, यहाँ 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल हो जाएगा। इसी तरह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूशन तो ये टर्सरी ब्यूटिल हो जाएगा। यानी जो जहाँ से सब्स्टिट्यूशन होना है, जो रिंग को जोड़ रहा है पैरेंट चेन से, वहाँ से अगर आप देखें तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्सरी ब्यूटिल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें तो आइसोब्यूटिल कंपाउंड जो है ठीक टर्सरी ब्यूटिल के ठीक उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइसोब्यूटिल है। इसी तरह आइसोप्रोपिल है। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो हैं ये भी जब नेमिंग करते हैं तो इनका बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो रूल्स हैं कैसे गवर्न करते हैं नेमिंग ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स को, और साथ ही साथ हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, किस तरीके से सेकेंडरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल ये सब सब्स्टिट्यूशन फॉर्म होते हैं, इसके बारे में जाना है। फर्दर हम लोग इस पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम लोग एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स की नेमिंग को प्रॉपरली हम लोग समझ सकेंगे। तो आगे के वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि कैसे इसकी नेमिंग हो पाएगी, किस तरह से कंपाउंड्स को नेमिंग करते हैं। तब तक आप इस रूल्स को और इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनमें जो रूल्स बताए गए हैं उनको आप स्टडी करें ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।